सो वहाँ पे ये बात थी कि बेसिकली जो अर्थ है, जियोसेंट्रिक थ्योरी एंड हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, तो जिसमें पॉल कोपरनिकस ने पहले ये कहा था कि हीलियोसेंट्रिक मॉडल होना चाहिए। तो उसने और दो फिलोसफर्स थे, एक प्लोटोमी, आई गेस, हाँ, टोलेमी। टोलेमी एक फिलोसफर थे जो कहते जियोसेंट्रिक है कि अर्थ के गिर्द सब कुछ मूव करते हैं, और वो कहते थे कोपरनिकस, पॉल कोपरनिकस, कि जो सन है बेसिकली इसके गिर्द सारे मूव करते हैं। और गैलीलियो भी इस तरह से साइंटिफिक एविडेंस थे इनके पास इसी सब चीज़ों के। तो चर्च ने इन्हें पकड़ लिया, और इवन कि चार्ल्स डार्विन जो थे, उन्होंने अपना जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी छुपा रखी, क्योंकि चर्च को वायलेट ना कर दे, स्पेशल क्रिएशन के खिलाफ ना चली जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच थी, ये इन्होंने सब ने प्रिवेंट की अपनी लाइफ बचाने के लिए। तो इनके लिए रीज़न और ट्रुथ की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी जितनी इन्होंने वैल्यू दी कि इसको, अपनी जो लॉजिक है उसको, लाइफ प्रिजर्विंग लॉजिक एक तरह का कह लें हम इसको, अपनी लाइफ को ज़्यादा वैल्यू दी रेदर देन इस एटर्नल ट्रुथ की जो वो पा चुके थे। तो आगे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि गैलीलियो एब्जर्ड हिज आइडिया फॉर सेक ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। तो लाइफ की कदर थी गैलीलियो के लिए भी। व्हाट इज़ कॉल्ड अ रीज़न फॉर लिविंग इज़ ऑल्सो एन एक्सीलेंट रीज़न फॉर डाइंग। अब ये बेसिकली थियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे थोड़ी सी क्रिटिसिज्म है कि इंसान को जब एब्सर्डिस्ट की नज़र से देखें तो कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, देयर इज़ नो गॉड, समथिंग लाइक दिस, नो इनहेरेंट मीनिंग। तो लोग क्या करते हैं, नहीं, किसी थियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो कहेंगे नहीं गॉड है, ऐसी बात नहीं है, गॉड तो एग्जिस्ट करता है, इमॉर्टल लाइफ है। तो वो अपनी लाइफ आफ्टर डेथ के लिए अपनी लाइफ एक ऐसी मीनिंग बना रहे हैं जो कि हमारे लिए जो ज़िंदगी का तो मकसद दिखा रही है, मगर मौत का रास्ता भी दिखा रही है। यानी अगर रिलीजन के लिए हमने मीनिंग बना लिया, ठीक है, तो हम अपनी लाइफ दे देंगे रिलीजन के लिए, जिहाद करेंगे, जाहिर सी बात है, अगर ज़रूरत पेश है तो हम मर जाएंगे। तो ये हमारे लिए लाइफ हमारी ले लेगा, यही मीनिंग जो हमें लाइफ दे रहा है, वही हमसे लाइफ क्या कर रहा है, ले भी रहा है। या इस तरह से अगर हम मार्क्सिस्ट हुए तो हम कहेंगे भाई अपनी कम्युनिटी की लाइफ दे रहे हैं उसकी बेटरमेंट के लिए, तो भी हम क्या करें, जो मीनिंग हमने बनाया वो हमारे ही सेल्फ को ख़त्म कर। एब्सर्डिस्ट कहता है भाई लाइफ का तो कोई मीनिंग इस तरह से है ही नहीं, जो तुम लोग खुद को खुद ही पॉलिसीज दिए जा रहे हो और अपनी लाइफ ले रहे हो। तो यही क्रिटिक है कि व्हाट इज़ कॉल्ड अ रीज़न फॉर लिविंग इज़ ऑल्सो अ रीज़न फॉर डाइंग। एल्बर्ट कैमो का ये अपनी बुक में ये जो पहला ऐसे है इसमें ये आर्ग्यूमेंट है। तो रीज़न फॉर लिविंग यानी अ मीनिंग दैट मेक लाइफ टॉलरेबल, people willing to die for these ideas that they create by themselves, they are not inherent in them, ठीक है। कैमस ने इसको सीरियसली एज अ थ्रेट कंसिडर किया, क्यों, क्योंकि इससे तो लोग अपनी भी लाइफ ले लेंगे, और अगर प्रो नेशनलिस्ट हुए तो दूसरों की भी ले लेंगे। जैसे कि 1947 में सिख्स ने, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने एक दूसरे की जाने ली। सो सैड इट इज़। So, in short, chemists find it tragic that human value their self created meanings more than the single irreplaceable life. तो ये sort of a dignity of life का एक concept है। सो सारी एसेंशियल प्रॉब्लम्स में उन्होंने कहा कि ये जो एब्सर्डिस्ट, अब ये इस बात पे ट्रांजिशन हो रही है इस पैराग्राफ की। इसके बाद ये कहते हैं कि भाई दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं किस चीज़ पे। अब लाइफ तो है एब्सर्ड, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब इसके लिए दो स्कूल ऑफ थॉट्स हमारे पास आ जाएंगे। हमें हमें फीलिंग है, अगर हम सब कुछ निकाल दें ख्याल में से गॉड और सब चीज़, तो हम सोचें कोई मतलब है इस लाइफ का, नहीं है इसका मतलब। तो फिर हमारे पास दो ऑप्शंस रह जाती हैं, ला प्लासे एंड डॉन कीहोटे। ये दो स्कूल ऑफ थॉट हैं जो प्रिवेल करते हैं। ये द मिथ ऑफ सिसिफस में मेंशन है अगर आप इसे पढ़ेंगे। तो द डॉन कीहोटे जो है वो बेसिकली एक प्ले था जिससे लिखा गया था, डॉन कीहोटे बाय माइकल दे सर्वांट्स, ये इन राइटर ने लिखा था। तो उसमें था एक नोबल मैन का ख्याल जो कि बहुत वरेक्ट उसकी हालत थी, ब्रेस्ट किस्म की हालत थी, यानी तबाह हालत थी, इम्पोवरिश्ड सिचुएशन थी। उसके ख्याल में फैंटेसी और फॉलिसी थी। ये एक लिरिसिज्म एक कॉन्सेप्ट है, वो अभी आएगा। पॉलिसी ये थी कि भाई नाइटहुड, जो कि मिडिवल हिस्ट्री में यूरोप में कॉन्सेप्ट था कि नाइटहुड अभी भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है ब्रिटिश में, तो वहाँ पे सर कहा जाता है। तो नाइट्स होते थे वॉरियर्स एक तरह के। तो ये वॉरियर्स को एक बहुत ही रोमांटिसाइज किया जाता था, तो वो खुद को वॉरियर समझ रहा था। तो यानी इतना उसके अंदर पैशन था कि वो हकीकत देख ही नहीं पाया। और इवन कि वो जो जाइंट्स मॉन्स्टर समझता था किस चीज़ को भला,
हाँ, वो बेसिकली विंड मिल्स को, जो विंड मिल्स होती हैं, इनको मॉन्स्टर समझ के इनसे लड़ाई करता था। बिल्कुल सूलन किस्म की फूलिश हरकतें करता था। तो बेसिकली दैट डिनोट्स पैशन। पैशन, फियर्स पैशन फॉर समथिंग विदाउट एनी लॉजिक। एंड जो लाप्लेसे जो मेथड है वो बेसिकली प्योर लॉजिक पे है। तो दो हमारे पास हैं। या तो हम ये जो डॉन किहोते का जो मेथड है ये शो करता है लिरिसिज्म को, कि हम एविडेंस को डिनाई कर दें या इस आर्ग्यूमेंट को कि हमारी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, और हम कहें कि नहीं, ये मीनिंग हमारा है या ये मीनिंग एग्जिस्ट करता है। इन केस ऑफ थियोलॉजी, या फिर पूरा एक नाइलिस्टिक अप्रोच बना लें, अच्छा लाइफ का तो कोई मतलब नहीं, लाप्लेस मेथड अप्लाई करते हैं, लाइफ तो है ही फ्यूटाइल, इट इज़ फ्यूटाइल आर्ग्यूमेंट कि हम इसको लिव करें, तो चलो लेट्स डू सुसाइड। सो दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ, ये दो स्कूल ऑफ थॉट है। मगर वो कैमो बात करते हैं कि इसमें एक बैलेंस होना चाहिए एविडेंस का और लिरिसिज्म का। लिरिसिज्म मतलब जो लाइफ हमने पॉलिसीज इसकी घड़ ली हैं खुद से कि इसको कैसा होना चाहिए, उसको हम अगर माने तो इरेशनैलिटी यू कैन से दैट इसका, या इमोशन ज़्यादा बेहतर वर्ड है। तो इसका एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कोई सोल चीज़ एक डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है। फिर उसके बाद बेसिकली एब्सर्डिटी का बैलेंस है। अच्छा, सोशल फिनोमेना सुसाइड की तरफ आते हैं, तो वो एक एग्जांपल देते हैं कैमो के, एक जो अगर सुसाइड का केस उन्होंने स्टडी किया कि एक जो मैनेजर था एक प्रॉपर्टी बिल्डिंग का, आई गेस वही है ना, हाँ वही है। तो बेसिकली उसका केस था कि उसकी 5 ईयर्स पहले उसकी एक डॉटर इंतकाल कर गई। तो उसके बाद ही बिगिंस टू लिव सैड, एंड उस पे साइकोलॉजी पे असर हुआ, और वन डे ही इवेंचुअली एंडेड हिमसेल्फ। सो दैट मीन्स दैट बिगिनिंग टू थिंक इज़ बिगिनिंग टू अंडरमाइन, ये एक कोट है। बेसिकली वो ये भी सिंथेसिस एक शो करना चाहते हैं कि जो पहले तो इस बात को कंप्लीट करते हैं, जो ये जो इंसिडेंट और एनेक्डोट कामों ने प्रोवाइड किया। सुसाइड एज अ वर्क ऑफ आर्ट प्रिपेयर्ड विद इन द साइलेंस ऑफ हार्ट, मैन हिमसेल्फ इग्नोरेंट ऑफ इट। सो ही सेज दैट व्हेन समवन इज गोइंग टू एंड देयर लाइफ ऑफ, ठीक है, सो इट इज़ बिकॉज कि दे आर इग्नोरेंट ऑफ इट, इन्हें पता ही नहीं। इमोशनल ट्रिगर, ही वांट्स टू कन्वे दैट प्योर लॉजिक इज़ नॉट द थिंग, कि खाली लॉजिक है। कि बहुत से फिलोसफर्स ने आगे डिस्कस भी होगा, जैसे आर्थर शोपेनहावर है, इन्होंने कहा था कि लाइफ का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मगर इन्होंने खुद नहीं लाइफ को एंड किया कभी भी, ठीक है। तो इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी, और इन्होंने लाइफ को इरेशनल कहा। और इसी तरह ये जो फिलोसफर्स हैं पैसिमिज्म के, इन्होंने इसको बुरा भला बोला, बट इवेंचुअली दे लिव्ड देयर लाइफ। इजंट इट अ कॉन्ट्रोडिक्शन? सो बेसिकली जब भी आप देखेंगे समवन इज एंडिंग देयर लाइफ, इट इज़ बिकॉज कि कोई इमोशनल ट्रिगर है, इमोशनल फॉलिसी है, जो कि मतलब इमोशंस जो हैं ओवरवेलम हो जाते हैं, वरना लॉजिक की बेस पे तो प्योर कोई भी अपनी लाइफ को एंड नहीं करता। तो ये आर्ग्यूमेंट है इनका बेसिकली। और बिगनिंग टू थिंक इज़ बिगनिंग टू अंडरमाइन का मतलब ये है, जब हम सोचने लगते हैं, बहुत फेमस किस्म की स्टेटमेंट है, जब हम सोचने लगते हैं तो बेसिकली क्या होता है, हम अंडरमाइन करने लग जाते हैं किस चीज़ को, अपनी पॉलिसीज़ को, और हम खुद भी अंडरमाइन हो जाते हैं एक तरह से। लाइक हम लाइफ में हैबिट का आगे ज़िक्र होगा, किस तरह से लोग एब्सर्डिटी को फेस नहीं करते अपनी हैबिट में। लाइक जैसे सिसिफस है, वो स्टोन को ऊपर लेके जाता है और फिर नीचे लेके आता है। अब ये एक हैबिट है, इंसान की ज़िंदगी भी ऐसी ही है, जैसे वो हैबिट में हम कभी सोचते भी नहीं हैं, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे माइंड में आइडिया आता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, और फिर वो हमें नाइलिज्म की तरफ ले जाता है। तो बिगनिंग टू थिंक, अगर हम अपनी रियलिटी और इस एब्सर्डिटी पे फोकस करें, तो इस बिगनिंग टू बी अंडरमाइंड, तो हम अपनी हमारी जो लाइफ है वो अंडरमाइन होने लग जाती है, हमारा जो माइंड है वो अंडरमाइन होने लग जाता है, यानी इसकी जो इतनी प्योरिटी है, या फिर हम इसे ये कह लें कि हमारी जो इतनी दिमागी जो सैंक्टिटी है वो शैटर होने लग जाती है, क्योंकि हमारे अपना वजूद फिर उसकी वजह से अंडरमाइन हो जाता है कि अगर पर्पस नहीं है तो व्हाट, ठीक है। सुसाइड एज अ वर्क ऑफ आर्ट, ये भी बता दिया। सुसाइड एज अ कन्फेशन दैट लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। अब ये जो इसको कमिट करते हैं, सो दे वांट टू एक्सप्रेस दिस, बिकॉज ये एक लाइफ सेविंग वर्क है, इसी वजह से इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, क्योंकि यूरोप में ये प्रॉब्लम प्रिवेलेंट था, तो इसी को एड्रेस करती है पूरी किताब, एज ए मैंशन अर्लियर। तो रीज़न ये है कि जो है वो यही मैनिफेस्ट करते हैं दैट पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विद हिज और हर लाइफ, सो दैट्स वाई दे एंडेड देयर लाइफ।
मगर इसके पीछे एक ये भी है कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उन्होंने लाइफ की एब्सर्डिटी को एक्नॉलेज किया, तो जानते थे कि लाइफ जो है वो एब्सर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। मगर इसके बाद उन्होंने क्या किया, इन्होंने वो किया जिसका एंटी थीसिस है ये पूरी बुक, यानी टू एंडिंग योर लाइफ इज़ नॉट अ सोल्यूशन। इसका मेन मैसेज यही है। उसके लिए ही रीजनल आर्गुमेंट हमें दिए जा रहे हैं। तो एब्सर्डिटी इसी चीज़ में, मगर एटलीस्ट उसने वो तो किया ना, उसने अंडरस्टैंड किया, वो अलग बात है उसी चीज़ ने उसे अंडरमाइन कर दिया। फ्योडर डोस्टोवस्की की जो बुक है नोट फ्रॉम अंडरग्राउंड, उसकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। एग्जिस्टेंशियल नोवेला है जिसमें मैन फ्रॉम द अंडरग्राउंड, उसमें है बीइंग टू मच वाइज इज़ ऑल्सो अ मेलेडी, यानी बहुत ज़्यादा समझदार होना भी एक मुसीबत है। सो it can relate to that somehow. So, dying voluntarily implies that the ridiculous character of habit, insane character of useless agitation and uselessness of suffering, यानी कि हम जब अपनी लाइफ को जी रहे हैं तो बेसिकली जो ये समझ जाए कि बिल्कुल फजूल है क्या ज़िंदगी, 9 to 5 लगे रहो और मेहनत करते रहो, और इट इज़ सॉर्ट ऑफ एन एजिटेशन कि हमने एंड में मर ही जाना है। अब इस फीलिंग में, इस एब्सर्डिज्म में जो लाइफ को देख रहा है एक ऑब्जर्वर, तो उसके लिए रैशनल क्या है, उसका इमोशनल ट्रिगर भी अगर ऐसा है, क्योंकि इन्वायरमेंट अगर ऐसा है कि बहुत प्रेशराइज्ड है, सो व्हाट विल ही डू, वो उसने बताया। तो बेसिकली डिसइल्यूजनमेंट जब हमारे टूटते हैं कि इसमें डिस्कस किया गया कि एक लॉस्ट होम या फिर प्रॉमिस लैंड का इल्यूजन जब हमारा टूटता है, यानी रेफरेंस है जूडिज्म में, जैसे कि वो कहते हैं कि सरज़मीन फ़लस्तीन इनकी है, इनका लॉस्ट होम है। मगर वो कह रहे हैं अगर यही मज़हबी डॉगमा आपका शैटर्ड हो जाए तो फिर आपकी लाइफ का क्या मतलब है। इस आर्ग्यूमेंट पे कैमस अपनी बात को आगे करते हैं। ही सेज दैट देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ सिचुएशन इन एब्सर्डिटी दैट अ मैन डाइवोर्सेस फ्रॉम हिज लाइफ। तो लाइफ उससे बिल्कुल सेपरेट होके एक ऑथर देखता है उसको कि ये बिल्कुल हमारे ऊपर इम्पोज की गई है और ये हमारी कोई अपनी रैशनल चॉइस नहीं है, ठीक है। It is inherent a problem for us, inherited as a problem, I mean. तो मैं a man who believes in harmony of the thoughts, अब वो आगे डिस्कस करेगा कि प्योरली लॉजिकल ये चीज़ नहीं है, इट सॉर्ट ऑफ इमोशनल ट्रिगर ज़रूर होता है इसमें कि अ पर्सन एंड्स हिज लाइफ, बिकॉज बहुत से जो राइटर्स हैं, जैसे आर्थर शोपेनहावर, आई टोल्ड यू, इन्होंने तो नहीं अपनी लाइफ को एंड किया, ये लाइफ को इतना बुरा भला बोलते रहे, ठीक है। दुख है ज़िंदगी, बुदा की फ़िलासफ़ी पूरी पढ़ ली शोपेनहावर ने, बट ही सेज़ व्हाट कि लाइफ यूज़फुल है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर उसने क्यों इतनी ज़्यादा ज़िंदगी जी? दैट्स द क्वेश्चन। सो इट्स नॉट प्योरली लॉजिकल, देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ इमोशनल ट्रिगर इन द पर्सन। सो लाइफ इज़ नॉट बाइनरी, ये नहीं है कि सिर्फ आप ये कह रहे हो अगर है मतलब यूज़फुल है सो वी शुड लिव इट, मगर जब पता लगता है ओहो ये एब्सर्ड है तो वी शुड नॉट लिव इट। इट इज़ नॉट एज सिंपल। तो वो कह रहे हैं बाइनरी में नहीं रहना इस चीज़ में कि 1 है या 0 है, ठीक है। द गैप बिटवीन वी थिंक और डू इज़ ब्लरी इन एवरी डे, बट ऑन द सुसाइड द कंट्रोडिक्शन गेट्स ऑब्वियस। ही सेज दैट बेसिकली हम डेली लाइफ में जो कहते हैं, लाइक राइटर जैसे कि शोपेनहावर हैं, इन्होंने ये तो कहा कि लाइफ यूजलेस है, ठीक है, मगर ये इनका कहना है कि वो यूज़लेस है, ये नहीं आइडिया है या रैशनल आर्ग्यूमेंट है। बट खुद क्या कर रहे हैं एक्शन में, लिव अ हैप्पी लाइफ। सो इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन कि व्हाट आर यू सेइंग एंड व्हाट आर यू एक्चुअली डूइंग। नीट्शे ने कहा था कि बेसिकली आप एक्शन को देखें तो इसके एक्शन तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं, तो इसके क्रिटिक है। तो यही बात वो करना चाह रहे हैं कि एवरीडे लाइफ में तो इतना ब्लड नहीं होता, मगर जब लाइफ को जीने या ना जीने का कॉन्सेप्ट आता है तो ये तो फ़र्क आसमान और ज़मीन में चला जाता है कि सारे ये जो शोपेनहावर जैसे लोग होते हैं कहते हैं कि यूज़लेस है इसको जीना। वो अलग बात है कि जो विल पे काम किया है उसमें एंड में कहा है नहीं हमें पैशनेटली जीना चाहिए, तो उसको फिजूल बोल के एंड में दे थे कि यार चलो लिव करना चाहिए। तो ये इट्स नॉट प्योरली लॉजिकल। व्हेन वेयर वी नीड लॉजिक, यानी ये लॉजिकल है ना कि हमने जीना है या नहीं, हम लॉजिक को बहुत, इसमें एक कोटेशन है कि टू बी लॉजिकल इज़ ईजी बट टू बी लॉजिक टू द हार्ड एंड, यानी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल। कि लॉजिकल होना बहुत आसान है कि जीनी चाहिए लाइफ, नहीं जीनी चाहिए, लिख दिया ठीक है नहीं जीनी चाहिए, मगर भाई हार्ड एंड तक लॉजिकल रहना इस बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है।
अब आगे वो डिस्कस करते फ़िलोसफ़र्स के जो ऐसे 3 लोग जिन्होंने सच में कहा कि अच्छा एब्सर्ड है लाइफ़, रैशनल आर्गुमेंट पे कहा और फिर अपनी लाइफ़ बेसिकली जो सिंथेसिस है ना वो यही है कि कैमो कहना चाह रहे हैं कि प्योरली लॉजिकल नहीं होती ये बात कि हमने लिव रहना है या नहीं रहना। इट इज़ सॉर्ट ऑफ इमोशनल इसमें कोई रोल होता है। तो उसमें वो 3 कहते हैं 3 ही ऐसे करैक्टर वो हिस्ट्री में से ढूँढ पाए हैं जो कि जिन्होंने ये समझा कि लाइफ़ का मीनिंग नहीं और इन्होंने अपनी लाइफ़ एंड कर ली। यानी ये बहुत कम ही होता है ऐसा कुछ हो। किरिलॉफ फ्रॉम द डॉस्टोवस्कीज़ नॉवल, फ्योडर डॉस्टोवस्की रशियन नॉवेलिस्ट हैं, तो इनका एक किरिलॉफ करैक्टर है इनकी एक नॉवल का, तो जिसमें वो अपनी लाइफ़ इसी चीज़ को समझ के एंड कर लेता है कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और पेरेग्रिनोस एक लेजेंड है बेसिकली, ये इसकी स्टोरी है कि बेसिकली इसने यही समझ के अपनी लाइफ इसने भी एंड कर ली, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है लाइफ का। और जूलियस लेक्वेयर ये भी इसी डोमेन में गिरते हैं कि एक हाइपोथेसिस है कि अगर लाइफ का कोई मतलब नहीं है तो वी शुड एंड इट। शोपेनहावर की एग्जांपल दी है जैसे मैंने अभी दी है, तो व्हाट कीप पीपल अलाइव इज़ इन इंस्टिंक्ट। अब एक और इम्पॉर्टेंट लाइन जो इसी ऐसे में हमें मिलती है, बेसिकली ऐसे में ये लाइन है कि बेसिकली अगर हम इफ़ वी थिंक दैट आई एम सो सॉरी इट इज़ अबाउट कि हम ज़िंदगी में पहले जीना सीखते हैं एंड देन बाद में सोचना सीखते हैं, तो लिविंग इज़ प्रायर, इट इज़ एन इंस्टिंक्ट इन ह्यूमन द सर्वाइवल, फिर हम बाद में सोचना सीखते हैं। तो देयर सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है बिटवीन बॉडी एंड बिटवीन द माइंड। माइंड रैशनैलिटी को कहता है कि लिविंग इज़ नॉट यूजलेस, लिविंग इज़ यूजलेस आई मीन, बिकॉज के लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। मगर जो बॉडी है वो नहीं मानती इस चीज़ को, वो तो सर्वाइव करती है, उसमें तो बेसिक डिस्क यही है। अगर आपने बायोलॉजी कभी पढ़ी हो तो आपको पता होगा एक रिफ्लेक्स सेक्शन होता है जो हमारी बॉडी को हमेशा हार्म से प्रिवेंट करता है। तो लाइफ यानी कि जस्टिफाई होती है इंस्टिंक्ट में, इसकी अपनी एक एसेंस में। तो ये एक क्या है हमारे पास क्रिटिक है इसी बात की कि सिंपल बाइनरी नहीं है ये। अब ब्लेस पास्कल एक और फिलोसफर हैं, फ्रेंच फिलोसफर हैं 1600s के। इन्होंने आर्ग्यू किया कि इंसान जो है बेसिकली डाइवर्जेंस अपनी ना रियलिटी, पेनफुल मिजरी और मॉर्टेलिटी के एंड है लाइफ को, उससे बचने के लिए अपने आप को इल्यूजन देता है, खुद ही मतलब बना लेता है, इल्यूजन क्रिएट कर लेता है कि भाई नहीं नहीं इसका लाइफ का मतलब है, बहुत आला मकसद है, या फिर खेल तमाशे में पड़ जाता है। इल्यूट का जो वर्ड इसमें यूज़ हुए ये एवेड या अवॉइड या फ़रार उर्दू में अगर कहें, इसके लिए इस हिस्से में यूज़ हुआ है, इस वाले हिस्से में। इल्यूड करते हैं इंसान अपने आप को रिगार्डिंग टू लाइफ और डेथ। और अब उस पे बात हो रही है कि होप को उसने कहा होप एक इल्यूजन है जो कि हम अपने लिए क्रिएट करते हैं या फ़रार एग्जिस्ट करते हैं इस एब्सर्डिज्म से कि लाइफ का कोई मतलब नहीं है। पहली बात मीनिंग बिकॉज मोर्टेलिटी आफ्टर डेथ, तो हम अपने आप को तसल्लियाँ देते हैं कि नहीं भाई मरने के बाद एक बहुत अच्छी ज़िंदगी है। मैं पहली बता रही हूँ कि ये थियोलॉजिकल आर्गुमेंट के अगेंस्ट है, सो बेसिकली ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लिखी गई किताब है। मीनिंग बिकॉज मोर्टेलिटी आफ्टर डेथ इज़ नॉट अ थिंग टू थिंक अबाउट, हमें नहीं पता कि वो मोर्टेलिटी है या नहीं है, तो रैशनली इट इज़ समथिंग वी कैन नॉट से। या फिर हम अपनी लाइफ के लिए खुद ही आइडियोलॉजी बना लेते हैं, अगर हम मार्क्सिस्ट हैं तो कम्युनिज्म पे अपनी जान देना चाहेंगे। कामो ने कहा कि अब्सर्ड मैन इन दोनों पे यकीन नहीं करता, वो मानते कि जो लाइफ ऐसी है एज इट इज़ ये है और मैं अपनी फेट के जो है उसके अगेंस्ट चाह के अपनी लाइफ में एक खुद उसको रोज़ाना जीऊँगा, क्योंकि इसका एंड आर्गुमेंट है कि सिसिफस मस्ट बी हैप्पी। तो सिसिफस हैप्पी है कि वो उसे वही मोनोटोनस टास्क है मगर वो फेट के आगे हार नहीं मानेगा, तो वो एक सॉर्ट ऑफ रिबेलियन है जो एक फ़िलासफ़ी इसमें है। कामो ने क्रिटिसाइज़ किया फ़िलासफ़र्स को कि उन्होंने सिर्फ बातें ही की हैं, कि खुद तो इन्होंने लाइक अगर इसमें आगे क्रिटिक है किरकेगार्ड की और उसकी एक और फ़िलासफ़र हैं आगे आएँगे, उनकी ये है कि इन्होंने बाद में रिलीजन दे दिया। जैसे इमैनुअल कांट ने बाद में कंसाइल करने की कोशिश की मोरालिटी को, ठीक है? और ऐसे भी आर्गुमेंट फ़िलासफ़ी में पाए जाते हैं कि लाइक अच्छा अब लाइफ़ का कोई मतलब नहीं है। मगर हम रैशनल बीइंग्स हैं, यानी हमारे पास दिमाग और अकल है, मगर हमारी अकल इतनी वो अच्छी नहीं है कि वो इमोरलिटी या फिर हमारा माइंड फाइनाइट है, आर्गुमेंट भी लिमिटेड है, तो ये इनफाइनाइट को नहीं जान सकता बिकॉज गॉड इज़ इनफाइनाइट।
इस तरह के भी आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं ताकि जो होप है हमें वो मिलती रहे। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म इस ऐसे में मिलता है, ठीक है। So, one kills oneself because life is not worth living. That is certainly a truth, yet an unfruitful one because it is a truism. Truism किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि बहुत ही सेल्फ एविडेंट हो, ठीक है। तो सेल्फ एविडेंट चीज़ कहते हैं। उससे का ये लॉजिक, जैसे कोई अपनी लाइफ एंड कर रहा है तो उसको ये तो पता है कि उसकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, मगर सिर्फ यही बात नहीं है, साथ में इमोशनल भी फैक्टर है। वरना तो शोपेनहावर भी था, उसको भी ये समझ आ गई थी, उसने यूं नहीं एंड की, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि डज द एब्सर्ड डिक्टेट डेथ, क्या एब्सर्ड है आप, इसका मतलब कि आपको लाइफ एंड कर लेनी चाहिए। इसी के ऊपर अब हमारा एक ये आर्ग्यूमेंट बिल्ड होगा, नैरेटिव होगा। टू एंड योर लाइफ इज़ नॉट लॉजिकल बट मेनली इमोशनल। ये भी आर्ग्यूमेंट इसी बुक में, इसी हिस्से में, तो जिसको मैं पहले ही बता रही थी कि यही है, डेथ इज़ डिक्टेटेड बाय इमोशन बिकॉज द पर्सन हु इज़ एंडिंग देयर लाइफ दे हैव सम ट्रिगर इन देमसेल्व्स के प्रेशराइज्ड हैं सोसाइटी की वजह से, या फिर कोई अपना बायोलॉजिकल मसला है, लाइक फॉर एग्जांपल बीमारियां जैसे डिप्रेशन है, सिजोफ्रेनिया है, दीज ऑल प्रॉब्लम्स। और मे बी बाइपोलर डिसऑर्डर, जो कि बहुत से राइटर्स को था, अर्नेस्ट हेमिंगवे, वर्जीनिया वुल्फ, इनको यही प्रॉब्लम थी। सो दे एंडेड देयर लाइफ, बट people like Schopenhauer who argued that life is useless, even though कि उसमें बाद में reconciliation की एक है philosophy, but they lived their life। जिन्होंने pessimism पे, even के Blaise Pascal, he was ill but he still lived his life। So basically he tries to say that only logical argument is not sufficient to end your life, okay। अब दोस्तोवास्की किरकेगार्ड पे क्रिटिसिज्म है इस चीज़ का कि उन्होंने भी एक्सिस्टेंशियल टेंशन को डिस्कस किया है, जैसे कि दोस्तोवास्की की आप पढ़ें द मैन फ्रॉम द अंडरग्राउंड, ठीक है। तो उसका उसके अंदर, और ब्रदर्स कारामाजोव, जिसमें इवान जो है बेसिकली वो इसी तरह के आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं। तो मगर इन्होंने एंड में क्या किया, होप को शो किया। डॉस्टोवस्की ने स्पेशली जो एलेक्सी था ब्रदर कैरामाजोव में, उसमें उसने कहा कि भाई गॉड पे जो यकीन रखता है वो सबसे अच्छा है, बिकॉज गॉड हमें होप देते हैं। क्रिश्चियनिटी की तरफ रिकन्सलेशन किरकेगार्ड ने भी की। तो उसने क्रिटिसाइज़ किया कि इन्हें ये बात तो यहाँ तक तो ये सही पहुँचे थे कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, मगर आगे से जो इन्होंने कहानियाँ बनाई हैं अकॉर्डिंग टू कैमस, सो ये नहीं सही, ठीक है। उसने कार्ल जेस्पर्स को भी क्रिटिसाइज़ किया साथ में, और किरकेगार्ड और चेस्टॉव ये सबको क्रिटिसाइज़ किया। इनका कहना ये था कि हमारी जो ह्यूमन रीजनिंग है इसकी एक लिमिट है, ठीक है। और जो है ऑब्जेक्टिव ट्रुथ जैसे साइंस है, ये हम सब कुछ हमारे ज़िंदगी का मकसद ये सब नहीं बता सकती। तो जो बेसिक चीज़ ये है कि गॉड, क्योंकि वो इनफाइनाइट है और हमारे दिमाग फाइनाइट है और हमारे माइंड की भी लिमिट है, तो गॉड को होना चाहिए, लॉजिकली होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो माइंड है इसकी एक लिमिट है, तो कुछ बियॉन्ड लिमिट भी होना चाहिए ये। और इसी पे जो है क्या किया, कैमो ने क्रिटिसाइज़ किया है इनको, इन्हीं फिलोसफर्स को, जैसे ये चेस्टॉव है और ये कार्ल जेस्पर्सन, ठीक है। और ही वॉज इनिशियली इंस्पायर्ड बाय देम, और इसमें प्रीफेस में ये भी लिखा था कि वो लिखेंगे इनके बारे में, उन फिलोसफर्स के बारे में जिन्होंने इनको, इनकी थॉट प्रोसेस को इवॉल्व करने में मदद की। एंड में ये है कि टेनेसिटी और एक्यूमेन, एक्यूमेन कहते हैं दानिशमंदी को, टेनेसिटी परसिस्टेंस को, ठीक है। या एक्यूमेन कहते हैं क्लैरिटी ऑफ थॉट को, इस सेंस में भी इसको लिया जाता है। उन्होंने कहा कि लाइफ में एक कॉम्प्लेक्स साइकिल चल रहा है, वो ये है कि एब्सर्डिटी का साइकिल, हैबिट, आई मीन होप, आई एम सो सॉरी, डेथ, होप एंड एब्सर्डिटी का एक जैरगन है पूरा। यानी कि जो डेथ है उसके बारे में हम सोचते हैं तो फिर हम एब्सर्ड फील करते हैं, ठीक है। एब्सर्ड क्यों फील करते हैं, क्योंकि डेथ हमसे हमारी होप छीन लेती है, ठीक है। तो हमारे पास एक होती है, इसी तरह एक साइकिल चला रहता है, एब्सर्डिटी के दरमियान, होप के दरमियान और डेथ के दरमियान। जब हमारी होप टूटती है डेथ के बाद लाइफ होने की, तो हम एब्सर्ड फील करते हैं। तो ये जो पूरा एक साइकिल है, इसमें सिर्फ वही आराम से ऑब्जर्व कर सकता है जिसके माइंड में दो चीज़ें हैं, एक एलुसिडिटी, एलुसिडेशन, क्लैरिटी है किस चीज़ के लिए, एब्सर्डिटी के रिगार्डिंग, और एक परसिस्टेंस है उसके माइंड में, तब उसका माइंड इन सारी चीज़ों को समझ सकता है। और इसी के साथ इस पूरे ये जो पहला चैप्टर था इसको डिस्कस किया। आई होप सो चैप्टर, आई एम सो सॉरी, आई एम
इट वाज समथिंग नॉट अ चैप्टर, रेदर ऐसे का जो पहला ऐसे का टॉपिक है सुसाइड के ऊपर, वो इस बुक का द मिथ ऑफ सिसिफस का जो है क्लियर हो गया। एंड देन इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस वी विल बी डिस्कसिंग द थिंग्स रिगार्डिंग मोर एसेस। तो ये अभी बिल्कुल कंप्लीट नहीं है, तो इसका स्टार्टिंग इफ वी कैन से इट वो है। डिस्कशन इससे फार बियॉन्ड लेंथी हो सकती है, क्योंकि बुक हमने इसको डिस्कस करना है थॉरली। सो अगर कोई इसमें इशू हुआ हो, सो आई एम सो सॉरी, बट आई विल बी थैंकफुल।